पिछले कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं। यूनाइटेड नेशन हर साल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी देशों की एक मीटिंग बुलाता है, जिन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या शॉर्ट में COP के नाम से जाना जाता है। 2021 में ग्लासगो में हुई COP 26 कॉन्फ्रेंस में भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन और 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की क्षमता बनाने का वादा किया है। इन सभी वादों को पूरा करने के लिए भारत अपने कार्बन इमिशन को कम करना चाहता है और यही कारण है कि सरकार पूरी ताकत से डीजल गाड़ियों पर बैन लगाना चाहती है और उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट कर रही है। आप कई मशहूर हस्तियों, बुद्धिजीवियों और राजनेताओं को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक कारों का बढ़ावा देते हुए पाएंगे। उनका दावा है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाना बेहद जरूरी है और हम में से कई लोग इन दाव पर विश्वास भी कर लेते हैं जब हम किसी पुराने ट्रक को काला धुआं छोड़ते हुए देखते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अर्जेंट टास्क है हमारे शहरों में हो रहे खतरनाक एयर पोल्यूशन को कम करना। जैसा कि हम सब जानते हैं, NGT ने एयर पोल्यूशन का हवाला देते हुए NCR में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इलेक्ट्रिक कारें सच में हमें क्लाइमेट चेंज से बचाएंगी, या प्रिसाइजली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या ये एयर पोल्यूशन कम कर सकती हैं? इनका जवाब ढूंढने के लिए हमने कुछ रिसर्च की है। यह है 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार 2023 में सबसे खराब एयर क्वालिटी वाला शहर है बिहार का बेगूसराय। दूसरा प्लेस हासिल किया है आसाम के गुवाहाटी ने, जबकि दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पॉल्यूटेड शहर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन की इस इंडेक्स में रैंकिंग है 2563। अब ये किसी के लिए भी अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इनमें से किस शहर में सबसे ज्यादा कारें हैं। मेरे अंदाज से बेगूसराय में वॉशिंगटन से ज्यादा कार तो नहीं है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी यही कहानी है। बिहार का एक छोटा सा शहर छपरा वर्ल्ड क्वालिटी इंडेक्स में 21वें स्थान पर है, जबकि बेंगलुरु की रैंक 673 है। इन रैंकिंग से एक बात तो क्लियर है कि एयर क्वालिटी की रैंकिंग और कारों की संख्या में कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। बेंगलुरु में छपरा से 10 गुना कारें हो सकती हैं और वॉशिंगटन में बेगूसराय से 20 गुना कारें हो सकती हैं। लेकिन मीडिया और बुद्धिजीवी ऐसा दिखाते हैं जैसे हमारे देश में एयर पोल्यूशन के लिए सिर्फ कार्स ही जिम्मेदार हैं। बेशक कार्स का एयर पोल्यूशन में एक रोल है और कोई यह नहीं कह सकता कि कार एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है, लेकिन हमारे देश में एयर पोल्यूशन की समस्या के लिए प्राइवेट कार्स पर पूरा ब्लेम डालने का खेल पूरी तरह से अनसाइंटिफिक है और फैक्ट्स और रिसर्च पर आधारित तो बिल्कुल भी नहीं है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर ने PM 2.5 के इम्पोर्टेंट रिसोर्स पर रिसर्च की। PM 2.5 दरअसल 2.5 माइक्रोन से छोटे डायमीटर वाले कण हैं जो इंसानों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। इस स्टडी के अनुसार PM 2.5 का सबसे बड़ा सोर्स है रेसिडेंशियल सेक्टर। गैस की बजाय लकड़ी और अन्य सॉलिड चीजों के उपयोग से हवा में PM 2.5 का सबसे बड़ा इमिशन हो रहा है। द हिंदू में छपी इस न्यूज से भी इस बात की पुष्टि होती है। इस खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश फाइन पार्टिकल मैटर उत्सर्जित करने वाले राज्यों की लिस्ट में टॉप पर है। इसका कारण है कि घरों में सॉलिड फ्यूल जैसे लकड़ी और कंडे का यूज। पावर सेक्टर यानी बिजली का उत्पादन भी भारत में एयर पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि हमारी 70% बिजली कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों से प्रोड्यूस होती है। पावर सेक्टर सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सोर्स है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक है और हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अकेला पावर सेक्टर देश के आधे सल्फर डाइऑक्साइड और 1/4 नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए जिम्मेदार है। इंडस्ट्रियल सेक्टर PM 2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है। कई अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज बायोमास, प्लास्टिक और कच्चे तेल जैसे फ्यूल का उपयोग करते हैं, जो जलने पर हवा में कई तरह के जहरीले पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं। आइए इस चार्ट पर नजर डालें, जो हमारे देश में PM 2.5 इमिशन में अलग अलग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है। इस चार्ट के अनुसार रेसिडेंशियल सेक्टर PM 2.5 का सबसे बड़ा सोर्स है, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर दूसरे प्लेस पर है। एग्रीकल्चर सेक्टर का देश के कुल PM 2.5 इमिशन में 19% कंट्रीब्यूशन है, जबकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर PM 2.5 इमिशन में सबसे कम 13% कंट्रीब्यूशन देता है। इस स्टडी से ये तो क्लियर हो गया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर देश में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स तो नहीं है। ये कुल PM 2.5 इमिशन में केवल 13% कंट्रीब्यूशन देता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी
ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने ट्रक्स और बसेस हैं, ना कि प्राइवेट व्हीकल्स। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार प्राइवेट व्हीकल्स का कुल कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में सिर्फ 3 से 5% है। इसका मतलब यह है कि हम सभी फॉसिल फ्यूल कार को इलेक्ट्रिक कार में बदल भी दें तो भी एयर पोल्यूशन में मात्र 3% की कमी आएगी। और हम जानते हैं कि सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बदलने की बात कितनी इम्प्रैक्टिकल है। हम इतना तो अब जान चुके हैं कि हमारी सरकार को एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए डीजल कारों पर बैन लगाने से कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सभी देशों में राजनीति वोट बैंक से चलती है और हमारे देश में भी यही हाल है, और इसीलिए किसी में भी पराली जलाने की प्रैक्टिस को रोकने की हिम्मत नहीं है। पराली खेती के बाद बचे हुए अवशेष को कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से जो धुआं होता है वो वैसे ईस्ट की तरफ चलने वाली हवाओं की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के रीजन तक पहुंच जाता है, और ये काफ़ी बड़ा रीज़न है दिल्ली एनसीआर के एयर पोल्यूशन का। मज़े की बात तो यह है कि दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार है, पर फिर भी इस मुद्दे पर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि वहाँ की सरकार एयर पोल्यूशन को कितना सीरियसली लेती है। वैसे तो हमें गरीब परिवार को सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सराहना करनी चाहिए, लेकिन एलपीजी सिलेंडरों की ऊंची कीमतों के कारण ये योजना इस वादे को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं रही। देश में अगर 3 परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले हैं तो उनमें से एक ने भी इन सिलेंडर को रिफिल नहीं करवाया है, या पूरे साल में केवल एक ही बार रिफिल करवाया है, क्योंकि वो गैस सिलेंडर की रिफिल को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इस प्रकार कई गरीब परिवार आज भी सॉलिड फ्यूल पर निर्भर है, जिससे PM 2.5 का इमिशन होता है। सरकार थर्मल पावर स्टेशनों को भी क्लीन एनर्जी से रिप्लेस करने में विफल रही। इतने हंगामे के बाद भी 70% ऊर्जा का उत्पादन अभी भी कोयले से किया जा रहा है। इस टेबल से आप जान सकते हैं कि किस फ्यूल से कितना CO2 निकलता है। इस टेबल के अनुसार कोयला डीजल और पेट्रोल से कहीं ज़्यादा CO2 इमिट करता है। हाइड्रो पावर स्टेशन और न्यूक्लियर एनर्जी अक्सर इस देश में राजनीति के कारण प्रभावित होते हैं, जिससे सरकार के लिए क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में तेजी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जबकि सोलर और विंड जैसे वैकल्पिक सोर्स अभी भी शुरुआती स्टेज में है। इसलिए जब जब एयर पोल्यूशन पर हंगामा होता है और जनता और मीडिया चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तब सोचे कि सरकार के पास आखिर में क्या रास्ता बचता है। सबसे आसान तरीका है डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दो। जब इन गाड़ियों पर बैन लगाया जाता है तो कोई पलक भी नहीं झपकता, क्योंकि इन गाड़ियों के मालिक किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं है और न ही ये बैन लगाने के कारण कोई हंगामा करने वाले हैं। लेकिन ये बैन केवल एनवायरमेंटलिस्ट और मीडिया को शांत करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए इंडिया में अगर हर इंसान सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही यूज़ करे तब भी इंडिया का एयर पोल्यूशन कम नहीं होगा।